guys, welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 5 का लास्ट पार्ट 4। चैप्टर का नाम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अ वॉर अपॉन द स्टेट। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आइए चलिए शुरुआत करी जाए। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक करेंगे वो वे फॉरवर्ड से कवर करेंगे एंड हमेशा की तरह एक बात बोलना चाहूंगी कि प्लीज 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 आप पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 को जरूर देखते आएं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो चीजों को समझने में। वे फॉरवर्ड में हम बस ये जानेंगे कि देखिए जो ये नक्सलिज्म है ये कोई सिर्फ इतनी दिक्कत नहीं है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर सही से नहीं आ रहा है या उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सही से नहीं पालन हो रहा है, उसका सिर्फ ये दिक्कत नहीं है। देखिए नक्सलिज्म का जो मेन मुद्दा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ये है कि डेवलपमेंट उस जगह पे नहीं है। अब ऐसे समझो कि आप बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड हो। अब यहाँ पे अगर किसी भी कार्यकाल में किसी के भी गवर्नमेंट के टाइम पे अगर आप बेरोजगार हो और कोई आपको आके बोलता है कि अरे यार देख रहे हो ना, तुम्हारे घर के पास सही की सड़क है, ना तुम अच्छा पानी पी पा रहे हो, ना तुम अपन नौकरी है, तो ऐसी सरकार का होने का कोई फायदा ही नहीं है, बेकार है। इससे तो अच्छा हमारा ग्रुप है, तुम उसको और बढ़ाओ, हम लोग इतना ऊपर पहुंच जाएं कि हम वहां पे जो है सरकार बनाएंगे और हमें कोई जो है इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, पीपल्स गवर्नमेंट होगी। ऐसे फालतू आपको कोई भड़काएगा और आप बहुत दिक्कत में हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भड़क जाओगे। तो यही नक्सलिज्म का कारण है, अंडर डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इस वजह से बहुत नक्सलिज्म बढ़ने का है, लोगों को भड़का दिया जाता है माओइस्ट के द्वारा। तो देखिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, है ना, यहीं पे ही सब लड़ाई होती है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की आज की डेट में। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे SC ST लोग रहते हैं बेचारे, और यही उनको बहुत एक्सप्लॉइट करा जाता है, उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, बहुत दबा के रखते हैं उनको। जो पैसे देते हैं, वेजेस देते हैं, बहुत ही कम होती है, एम्प्लॉयमेंट होता नहीं है, रिसोर्सेस की बहुत कमी होती है, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा नहीं बढ़ रहा होता है, और देखा जाए तो देश से काफी अलग है, जियोग्राफिकली भी काफी आइसोलेट है ना, काफी अलग है। लैंड रिफॉर्म्स भी वहां कोई अच्छे नहीं आए। सारे ही लोग जो है वो जो इतनी सारी दिक्कतें हैं, इन सारी दिक्कतों की वजह से नक्सलिज्म को और बढ़ावा मिलता है, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी है कि हाँ नक्सलिज्म से आप जो है वो वहां पे छुटकारा पा सकते हैं। इतिहास से हमें क्या देखने को मिलता है, इतिहास गवाह है कि इन्हें कोई ऐसा दंगा वंगा ऐसे नहीं होता है कहीं पे भी, है ना, कि कभी भी जो बड़े मासेस हैं, जो जनता है ना, वो कभी ऐसा नहीं करती हैं कि भाई हम नॉन वायलेंट लोगों के साथ अपने आप को, हमेशा क्या करते हैं भाई, देखो मोस्टली शांति से रहना चाहती जनता। अब अगर कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन उठा दोगे, उनके साथ ही दिक्कत कर दोगे, भाई है चलता सांप नहीं काटता, जब फर्जी उसको उंगल पेची करोगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है उठ के काटेगा। तो यही है दिक्कत। गरीबी नहीं कहते हैं कि जब मोहब्बत जितनी भी हो, गरीबी में खिड़की के रास्ते से फांद जाती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, दिक्कतें हैं तो फिर कैसे ही इंसान शांत रहेगा। तो नक्सलिज्म एक दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं समझो कि ये एक मुसीबत है, इसी को हमें मारना है, ऐसे नहीं मार सकते, उसकी आपको जड़ खत्म करनी पड़ेगी, है ना। ये एक दिक्कत का कारण है, दिक्कत नक्सलिज्म नहीं है, दिक्कत का कारण नक्सलिज्म है ना। अब क्यों नक्सलिज्म आपको गुजरात के अंदर नहीं देखने को मिलता, है ना, जितनी भी डेवलप जगह है आपको गुजरात में देखने को मिल रहा है, पंजाब में देखने को मिल रहा है, जो गुड़गांव के IT पार्क्स हैं, IT फर्म्स हैं, वहां पे देखने को मिलता है, हैदराबाद में मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे वो अपनी आइडियोलॉजी कैसे बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अब देखो नक्सलिज्म आपको कहाँ, नेपाल में कब देखने को मिला, जब यहाँ पे चाइना के ट्रैप में कैसे फंसा, भाई हाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, देखो इंडिया तुम्हारा बिग ब्रदर का रोल निभा रहा है, ये है वो है, समझ रहे हो ना, इतनी बात समझ रहे हो आप लोग। तो जहां पे नक्सलिज्म बढ़ता दिखेगा, समझ लीजिए वहां लोग बहुत गरीब हैं, इनके साथ दिक्कतों का जो है बहुत सामना कर रहे हैं, बहुत सारे जो है सोसाइटी में बहुत सारे डिवीजन है उनकी सोसाइटी में, है ना। तो अगर ये सारी दिक्कतें हैं, अगर वो अच्छा अपना बेटर फ्यूचर चाहते हैं, तो जो उनको भड़काएगा कि हम आपको देंगे, तो वहीं वो शुरू हो जाते हैं। तो नक्सलिज्म को अगर हमें हटाना है तो ये नहीं है कि जो नक्सलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं आप उनको हटा दीजिए, उनके लीडर को मार डालिए, सिर्फ इससे नहीं होगा, कोई दूसरा लीडर खड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं, उनको जेल डालोगे कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा।
सारे के सारे बड़े लेवल पे अगर सरेंडर भी कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, फिर कोई और खड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें दिक्कतों को, जिस वजह से नक्सलिज्म बढ़ रहा है, उसे खत्म करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर कोई दारू पीता है, ऐसे समझो अगर कोई दारू पीता है और घर आके बीवी को मार रहा है अपनी, ठीक है, तो उस आदमी को मार दोगे, कितनी बार मार दोगे, कहीं कोई और आदमी अपनी बीवी को मार रहा होगा। एक बात मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ दारू पी के। अगर हम दारू को ही बंद कर दें तो ना कोई पिएगा और ना नशे में आके मारेगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे नक्सलिज्म में भी सेम चीज है। तो नक्सलिज्म को हटाएंगे हम, है ना। तो ये रीजन हमने आपको बताया कैसे। तो ज्यादातर ऐसा हो कि भाई ज्यादातर ये नक्सलिस्ट पता है क्या सोचते हैं कि हम जो है सरकार को उठा के फेंक देंगे, है ना, तभी हम जो है अपना चीजें पा सकते हैं। तो इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए कि इसके लिए जो है इनसे नहीं लड़े, जो चीजें हैं जिनकी वजह से ये भड़कावा देके ऐसा प्रस्ताव सामने रखते हैं कि हम सरकार को फेंक देंगे, उन चीजों को ही खत्म कर दे। तो सामने वाले के पास कहने के लिए क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। वो क्या कहेगा कि भैया ऐसा है वैसा, वो कहेगा अरे हटो यहाँ, सब कुछ तो दे रही है, तुम ही हो तेज, समझ रहे हैं। बिजली हो चाहे पानी हो, है ना, अगर वो पहुंच रहा है रेड कॉरिडोर के एरियाज में दिक्कत नहीं होगी, वो नहीं पहुंचता है तभी दिक्कत होती है वहां पे। तो यही इरिगेशन सिस्टम हो गया बढ़िया, आप वो प्रोवाइड करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया आप दीजिए, अगर पावर स्कूल वगैरह पावर प्लांट लगाइए, स्कूल फोन सब देंगे, रेलवे लाइन होगी तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे सारी दिक्कतों को, ये सारी चीजों को अटैक करते हैं नक्सलिस्ट। अगर बनी है तो तोड़ डालते हैं, क्यों, क्योंकि दिखाते नहीं है कि देखो हमारे यहाँ तो कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है ना। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, तभी चीजें अच्छी हो पाएगी। बेसिक नीड्स तो उनकी जो भी हैं वो फटाफट पूरी करनी पड़ेगी। तो ये जो नक्सलिज्म से जो हमारी लड़ाई है बच्चों, ये बहुत लंबी है, चलती रहने वाली है ना। इन्हें हमें बहुत तरीके से सोचना होगा। मल्टी प्रोलॉन्ग हमने पार्ट अभी 3 में सब समझा, मल्टी प्रोलॉन्ग में क्या क्या आता है, सिक्योरिटी वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह क्या क्या आता है, हमें शायद से समझना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी उनको देनी होगी, किस तरीके से आप डील करिए चीजों को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे इलाकों में पब्लिक का सपोर्ट पा लेंगे ये लोग, और फिर नक्सलिज्म को तो दूर करना नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सही से इसको पढ़ते हैं। तो हमने ओवरव्यू आपको दे दिया, और हम ब्रॉडली इस स्ट्रैटेजी को, जिस स्ट्रैटेजी से हम नक्सलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, उसको हम कुछ चीजों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो देखिए डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ हमें ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे हम जो जनता है, जो वहां के लोग हैं, उनका विश्वास जीत सकें। स्पेशल फोकस हमको डालना पड़ेगा पॉलिटिकल सिक्योरिटी पे, है ना। और यहाँ पे जो वहां पे उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें वो बहुत लैक कर रहे हैं, बहुत कमी है, हमें यहाँ पे उसको भी उनके लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक फील्ड में ऐसे काम करना पड़ेगा। फिर वही बातें रिपीट है कि भाई दिक्कत क्या है, रोड, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में दिक्कत है ना, क्या दिक्कतें हैं, क्यों है। पार्ट 3 प्लीज देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है, तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दोगे, बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया मोबाइल लगा होगा, तो बट रोड नेटवर्क होंगे तो क्या दिक्कत है। एक्सट्रीमिस्ट पहली चीज तो पकड़े जाएंगे फटाफट भगा के, क्योंकि ऐसे टेरेन है वहां पे, ऐसे छुप जाते हैं, है ना। सिक्योरिटी फोर्सेस को पता नहीं होता रात में इनको कैसे ढूंढे। तो रोड वगैरह होंगी तो पकड़ने में भी आसानी होगी, है ना। और दूसरी बात की अगर मान लो मोबाइल वगैरह होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो भाई कनेक्ट करके बहुत जल्दी जो है हम इसको चीजों को सॉल्व और जल्दी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ हमें करने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एजेंसी जैसे कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, है ना। ये एक टेम्पररी मेजर हो सकता है, लेकिन हाँ एक ऐसे ये प्रॉपर रोड वगैरह बनाए अच्छे से वहां पे। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को खुद को मजबूत करना पड़ेगा, है ना, उनका बेस मजबूत करना पड़ेगा ऐसे नक्सल एरियाज में, ताकि जो यूथ है, वहां के जवान लोग हैं, है ना, इनको ये आइडियोलॉजी जो नक्सल वाली है उसकी तरफ जाने से रोका जा सके। क्योंकि देखो उन्होंने लेक्चर दिया, देखो 2 लोग हैं आपको समझा रहे हैं, आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसका ज्यादा मोटिवेटिंग लगेगा आपको बात समझ में आएगी, आप उधर चले जाओगे। अब अगर पॉलिटिकली लोग इतने कदम नहीं उठाएंगे तो नक्सलिस्ट जो है उनके भड़कावे में लोग आ जाएंगे। तो हमें ये जो जवान लोग हैं, यूथ हैं, इनको भड़काने से रोकना है। इसलिए वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें और मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके बाद है कि भाई बहुत प्यार से स्टेट जो है वो कोई रिप्रेस ना करे, जबरदस्ती ना करने लग जाए, और डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हो, मतलब कि एक जगह से रोल ना हो रहा हो, ठीक है।
जगह जगह पे चीजें डिवाइड हो और हर एक सेक्शन अपना खुद का चीजें ऐसे इस तरीके से काम हो, एक डिसेंट्रलाइज चीजें हो, एक ही जगह से सेंट्रलाइज चीजें ना हो, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर लोकल प्रॉब्लम को समझने में। जनता का हित करना है, जनता के साथ करना पड़ेगा चीजों को। उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन कुछ स्कीम्स का हो जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज लेकर आती है ना, जैसे कि आपका इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान 82 डिस्ट्रिक्ट के लिए लेकर आई थी, रोड रिक्वायरमेंट प्लान 34 डिस्ट्रिक्ट के लिए लेकर आई थी। उसके साथ कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन कई सारे डिपार्टमेंट स्कीम का है ना, कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइटल्स जो कि आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के अंदर आया था, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर 2006 में, ठीक है, वो सारे एरियाज में जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड थे। उसके बाद कुछ स्पेशल एफर्ट्स की जरूरत थी, है ना, कि वो किस तरीके से देखें, इम्प्लीमेंटेशन करें, आपका प्रॉपर तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली हम कैसे ही सेव कर सकते हैं एरियाज को, इनके राइट्स को, तो ये सारे एफर्ट्स इनके लिए लें। एक प्रॉपर डेवलपमेंट स्कीम लेकर आए जिससे वहां का विकास हो, तो ये भी बहुत जरूरी है। प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। लैंड रिफॉर्म्स अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे से भाई जितने भी लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा खतरा है ना, उनको भड़का लेते हैं लोग, उनको भी लगेगा नहीं नहीं हमारे लिए तो अच्छा हो रहा है चीजें और हम क्यों अब लड़ाई करें। तो ये हो गई हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कोई बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, आपको दिख रहा होगा कि सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंदर चीजें आती हैं। तो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंदर जैसे कि वो सारी आइडियोलॉजीज है ना, जिनका मेन पर्पस क्या होता है, मतलब वो जो सोच होती है जिसका मेन पर्पस होता है कि हमें यहाँ पे जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसे उठा के फेंक देनी, ठीक है। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, है ना, तो इसको हमें बहुत तरीके से पॉलिसी से एकदम सही से इसको ठीक करना पड़ेगा, है ना। मतलब हमें क्या करना है कि जनता का विश्वास जीतना है। नक्सलिस्ट इन सारे लोगों को भड़का के डेवलपमेंट नहीं चाहते, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी विपरीत चीजें कर दी। तो ये नक्सलिस्ट क्या करते हैं, जो भी अंडर डेवलप्ड चीजें हैं, है ना, गवर्नेंस सही से नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजों में भड़का के अपने जो मतलबी वाले अपने जो खुद की चीजें हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एक मैंने पार्ट 3 में बताया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ग्रे हाउंड, आंध्र प्रदेश के अंदर चलाया गया था। और ये बहुत ही अच्छा तरीका था कि नक्सल से बिल्कुल छुटकारा पाने का। अब देखिए कुछ आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं, है ना, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के क्या आप कर सकते हो जिससे आप चीजों को थोड़ी नॉर्मल कर सकते हो। मेरा ब्लैक पेन अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू पेन कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हो, तो जैसे पहला क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल डोमिनेंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पे प्रोफेशनली काम करें और चीजों को ऐसे करें कि भाई ये ज्यादा दबा के रखे चीजों को, इंस्टेड ऑफ कि भाई नक्सल जो है वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, स्टेट और सेंट्रल का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे स्टेट अपने मन का करती रहेगी, सेंट्रल कुछ और बोलेगी, भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर किसी चीज को अच्छा बनाना है तो भाई स्टेट को अगर मजबूत बनाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, वहां की लोकल पुलिस की, स्टेट पुलिस की कैपेसिटी आप बढ़ाओगे तभी आप इनसे फाइट कर सकते हो। और अगर स्टेट सीधा इनकार कर देगी सेंट्रल से, सेंट्रल इनकार कर देगी स्टेट की दिक्कत समझने से, तो कुछ भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां पे बढ़ा दीजिए नक्सल वाले इलाकों में, या जो लोकल पुलिस है वहां पे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आप अच्छा बनाइए, है ना, कि थाने और ज्यादा बनाइए। थाने बनाए भी हैं, 400 थाने बनाए गए थे, अभी लास्ट पार्ट में हमने बात करी थी, लेकिन और थाने बनाइए, चौकी हो, पोस्ट हो, बटालियन हो, डर तो हो यहाँ पास में पुलिस वाले रहते हैं। फिर वेपन वगैरह, टेक्निकल इक्विपमेंट जो भी है उनको और मॉडर्नाइज करके दीजिए। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम और अच्छा हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम बहुत अच्छा हो, समझ रहे हैं। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए पुलिस पर्सनल को, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, है ना। आप ऐसे जो स्पेशल टास्क फोर्स जो नहीं होती है, जैसे अभी यूपी में भी बनाई गई है, ऐसी कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए। और जैसे कि ग्रे हाउंड ऑपरेशन हुआ था ना आंध्र प्रदेश के अंदर, तो सेम इसी जो है पैटर्न पे आप बनाइए स्पेशल टास्क फोर्स को, और वो देखिए कि वो किस तरीके से डील करना है। फिर आप जो है देखिए कैसे आप लोकल इंटेलिजेंस को और मजबूत कर सकते हो। ये सारी स्टेट जो अफेक्ट कर रही हैं वहां पे कैसे आप और मजबूती ला सकते हो। अब देखिए ये इंटर स्टेट की प्रॉब्लम, मतलब एक जगह से लोग भागते हैं, एक जगह से भगा गए दूसरी जगह में घुस गए, तो यहाँ पे एक साथ सारी स्टेटों को काम करना पड़ेगा कि आप क्या घुसे तो आप भी उठा के फेंक दो इनको बाहर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप्स को और प्रमोट करिए, और किस बेसिस पे, किस लाइन पे होना चाहिए, विलेज डिफेंस कमेटी जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है, उसके लाइन्स पे यहाँ पे आप लोकली जो है रेजिस्टेंट ग्रुप बनाइए।
फिर आप इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन करिए, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो दंताकरिया रीजन में। दंताकरिया रीजन क्या होता है, पार्ट 1, 2, 3 देख के आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से कमांड करिए, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करिए, कोऑर्डिनेशन बना के रखिए स्टेट और सेंट्रल फोर्सेस के बीच में। फिर आप भाई जो आपका कंट्रोल है, जो एक्सप्लोसिव्स, जो ये बम हम फोड़ देते हैं, है ना, इसकी एक्टिविटीज जो इनकी है, इनको काफी कंट्रोल करने की जरूरत है, आप इनको कंट्रोल करिए। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि भाई यहाँ पे जो मोटिवेटेड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनको आप लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज में लेके जाइए, है ना, इंसेंटिव दीजिए, अपने मन की इनको पोस्ट प्रोवाइड करिए, है ना, एक सूटेबल पैकेज दीजिए, ताकि ये भी बहुत अच्छे से काम करें कि भाई वो कहेंगे हम अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और आपने हमारे लिए किया ही क्या। तो ऐसा सवाल ना उठने दिया जाए, ये सब किया जाए। अब तीसरा क्या कर सकते हो, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस क्या चला सकते हो, ये समझो आप। देखिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए, है ना, अपना जो है भाई विश्वास जो है वो आपको यहाँ पे बिल्ड करना है, ठीक है, विश्वास जो है आपको उनपे मेंटेन करवाना है कि भाई अगर लोगों के मन में आपके लिए विश्वास एक बार पैदा हो गया तो आप वो लोग जो है ऐसे नक्सलिस्ट, ऐसे मॉइस्ट के से जो है वो भड़कावे में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब विश्वास में दिक्कत प्रॉब्लम आती है, ट्रस्ट डेफिशिएट होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको सिविल सोसाइटी को जो करना है ऐसे, तो आपको ये करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे और डेवलपमेंट हो जाएगा। विलेजर्स को ये लगना चाहिए कि नहीं, हमें डेवलपमेंट हो रहा है और ये दिक्कतें सरकार में नहीं है, दिक्कतें यहीं के नक्सलिस्ट में, ठीक है। फिर आपको भाई अच्छा ऐसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को लॉन्च करते रहना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपका मीडिया और पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट, उसके बाद मतलब समझते हैं ना, मीडिया का बहुत रोल होता है, टीवी का, ये सब का बहुत रोल होता है। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे ही नहीं जो है वो कहा गया है मीडिया को, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करती है मीडिया ये दिखाने में कि भाई समाज में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मीडिया को यहाँ पे अच्छा रोल करने की जरूरत है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन टू इंगेज पब्लिक एट लार्ज, ऐसा आप काम करो जिसमें जनता को आप बहुत बड़े लेवल पे जो है इंक्लूड करके चलो। अगर उनको ऐसा लगेगा कि उनको बाहर रखा गया है तो दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है, जनता हो गई, सिविल सोसाइटी हो गई, एनजीओ हो गए, ठीक है, सबका, ताकि पब्लिक का फेथ रहे ना आपके कामों में। तो ये आप साइकोलॉजिकली आप चीजों को जीत सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद देखिए कुछ दूसरे मेजर्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि चोक फंडिंग। अब CHOK, चोक फंडिंग क्या होती है बच्चों, देखिए जो नेक्सस है बिटवीन इलीगल माइनिंग फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इसकी वजह से क्या होता है, पैसा वैसा प्रोवाइड हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को, है ना। तो ये जो चल रही है चेन, इसे हमें यहाँ पे तोड़नी। कैसे तोड़ोगे आप, एक स्पेशल एंटी एक्सटॉर्शन एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को आपको स्टेट पुलिस को यहाँ पे इसको क्रिएट करना पड़ेगा, समझ लो। तो ये जो इससे कैसे होगा, ये आप स्टेट पुलिस मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे कुछ पीस टॉक्स के लिए टेबल पे बुलाए और बात करें, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना, इस बारे में बैठ के बात करनी पड़ेगी। तब आप किसी को भाई जीत सकते हो, उसकी चीजों को समझोगे तो भाई एक कोई निकल सकता है एक सोल्यूशन। उसके बाद भी यहाँ पे आप ऐसी चीजें करो कि भाई लोगों की, जनता के भाई जो है वो दिल दिमाग जीतो। उसके बाद टाइम के अंदर अरेस्ट करने की बात, सबको अरेस्ट भी करो, ताकि भाई एक प्रॉपर रिफॉर्म, एक क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम आए कि हाँ भाई अगर किसी ने कुछ करा तो अरेस्ट हो जाएगा, समझ लो। इफेक्टिव सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी हो, इससे क्या हो कि जो है प्रॉपर सरेंडर, अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो सरेंडर करे, उसको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, उस जगह से लोगों को हटाए, जो भी करना है, जिसको भी कहीं दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करना है, प्रॉपर तरीके से करा जाए। फैमिली की सेफ्टी हो, है ना, केयर हो फैमिलीज की। उसके बाद भाई लॉ वगैरह जो भी आए वो ऐसा आए कि ट्राइबल का डेवलपमेंट इसमें हो, ट्राइबल्स को इग्नोर ना करने वाली बात हो जाए। तो ये सारी बातें काफी जरूरी हैं। उसके बाद देखिए कुछ सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, फ्यू सक्सेस स्टोरीज इन द फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म। तो कुछ हम आपको स्टोरीज बताएंगे, है ना, कि कैसे भाई लड़ते लड़ते नक्सलिज्म के जो है खिलाफ लड़ते लड़ते कई लोगों ने बहुत कुछ जो है फेस करा और किया भी हमारे लिए। जैसे कि स्टोरी ऑफ संदेश बिहार, है ना, ये बिहार में स्टोरी ऑफ संदेश, ये ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ये ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है, ये बिहार के हैं। स्टोरी ऑफ संदेश, ये स्टोरी बिहार की है। तो संदेश
ब्लॉक था एक बिहार के अंदर, ठीक है, स्टोरी ऑफ संदेश, और जो है ये बिहार में है, और ये एक ब्लॉक था बिहार के अंदर। इसमें धीमे 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 देखने को मिला कि नक्सलिस्ट कब हुए। अब देखिए संदेश जो है वो कहाँ पे, ये किस जगह पे है ये एरिया जो है, मतलब किसी इंसान का नाम नहीं है ना, एरिया है। ये एरिया जो है वो भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट है ना, भोजपुरी पिक्चर देखते होंगे लगा हुए तो लिपस्टिक वाली, तो भोजपुरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है। यहाँ पे देखें तो कुछ 11 तरह के पंचायत इस ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब ये था, इनका मेन मकसद ये था कि हमें यहाँ पे नक्सल जो डोमिनेंस है पंचायत के अंदर, जो नक्सल लोग हैं उनका ज्यादा जो है डोमिनेंस है, वो ज्यादा जो है वो अपना हक यहाँ पे जमा रहे हैं, उनका ज्यादा दबदबा है संदेश ब्लॉक के अंदर, हमें इन्हें यहाँ पे हटाना। और ये बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है। तो नक्सलिज्म बिहार के अंदर ये 2 ब्लॉक से शुरू हुआ था, बिहार के है ना, फ्रॉम 2 ब्लॉक्स ऑफ बिहार, 2 ब्लॉक से शुरू हुआ था। और उन 2 ब्लॉक्स में संदेश जो था वो एक ऐसा ब्लॉक था, और दूसरा था वो आसपास का जो ब्लॉक था वो था सहर, अदर एडजॉइनिंग ब्लॉक वो सहर। एक संदेश था एक ब्लॉक, और एक ब्लॉक था सहर, SAHER। इन दोनों जगह से बिहार के अंदर नक्सलिज्म शुरू हुआ था। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था ना, जिसकी वजह से यहाँ पे नक्सलिज्म खत्म हुआ पंचायत के अंदर, वो था इलेक्शंस हुए बिहार के अंदर। और पंचायत इलेक्शन में सन 2000 में 6 पंचायत के जो मॉइस थे वो मुखिया बने, समझ रहे हैं, 6 पंचायत के जो मॉइस थे वो यहाँ पे मुखिया बने। और जो दूसरा पंचायत इलेक्शन हुआ वो 2006 में हुआ, मतलब 6 सालों के बाद। और ये पहला इंपॉर्टेंट सिग्नल गया कि यहाँ पे भाई मॉइस की जो अनपॉपुलैरिटी है वो और बढ़ रही है विलेज के अंदर, अब वो थोड़ा कम ही देखने को मिल रही है। और मॉइस लीडर से अब लोग जो है वो दूरी भी बनाने लग गए थे। प्रोसेस जो था सोशल कोहेजन का मॉइस के अगेंस्ट, वो बहुत सारी पंचायत में शुरू हो गया था, है ना। ये क्यों मॉइस से हमें खिलाफ खड़े होना है, मॉइस्टों का साथ नहीं देना है, मॉइस्ट नक्सलिज्म बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ये जो एटीट्यूड था सोशल ऑर्डर का, है ना, तो इसने क्या करा, इसने फोर्स करा सिंपैथाइजर्स को नक्सलिस्ट के टू मेंड देयर वेज और लीव द विलेज, है ना। जब भाई जनता ही नहीं साथ देगी तो इनके क्या करेंगे, अकेले अपने बस पे तो सब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जब जनता ने ही साथ देना बंद कर दिया तो इन्होंने भी सोचा कि या तो हम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके के काम को बदले अपने तरीके को, या तो फिर जो है हम इस गांव को छोड़ के चले जाए, ठीक है। अब जो सोशल प्रेशर था उसकी वजह से कई सारे नक्सलिस्ट जो हैं उन्होंने जो है वो बेचारे बेचारे क्यों कह रही ना, वो नक्सलिस्ट, अब जब इनके पास कोई चारा नहीं बचा कि क्या करें, कैसे गांव को बर्बाद करें, क्योंकि अब जनता ही इनका साथ नहीं दे रहे थे, तो ये लोग जो है फिर ये खेती बाड़ी में चले गए, फार्मिंग में चले गए, है ना। ये अपने नक्सल वाला जो है वो अपना जो है वो वर्दी हटा के अब ये सीधा गांव वाले आम बन गए। धीमे 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 ये जो गांव था वो नक्सल वायलेंस से खत्म हो गया। तो ये बड़ी खूबसूरत स्टोरी मैंने आपको बताई बिहार के संदेश इलाके की। दूसरा एक इलाका है, ये भी बिहार का ही है, इसका नाम है आस द्वार प्रोजेक्ट इन जहानाबाद बिहार, ठीक है। ये आस द्वार प्रोजेक्ट था जहानाबाद बिहार के अंदर, है ना, तो एक साथ नहीं लिखा हुआ, ये बिहार अलग है, यहाँ पे समझ लीजिएगा बिहार के अंदर। इसकी स्टोरी ये है कि यहाँ पे बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए थे। सरकार जो बिहार की सरकार थी उन्होंने काफी कोशिश की थी कि हमें नक्सल मूवमेंट जो कि जहानाबाद का है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, उसे खत्म करना है। और बहुत यहाँ पे होता था, 20 सालों तक यहाँ पे नक्सलिस्ट चलते रहे, जहानाबाद को बर्बाद करते रहे, लेकिन इन्होंने बिहार की सरकार ने कहा हमें अब इनको खत्म करना है। और ऐसे ही एक आदेश्वर प्रोजेक्ट जहानाबाद में चलाया गया। स्कीम अभी कुछ 5 नक्सलाइट अफेक्टेड पंचायत में चली इस डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे सिकारिया, गौर से समझिएगा, एक जो 5 आपकी नक्सलिस्ट जो जगहें थी, अफेक्टेड जो पंचायत थी, वो एक थी सिकारिया, दूसरी थी सेवानंद, तीसरी थी मंदे बिघा, चौथी थी सुरंगपुर, भावनी चक, और आखिरी में थी जमुक। ये सारी सदर ब्लॉक के अंदर आ रही थी। और जो गांव थे जो गांव थे इन 5 पंचायत में, इनमें बहुत बड़ी दिक्कत थी, है ना, और प्रॉब्लम थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ऐसे पैकेज लेकर आई, ऐसे ऐसे स्कीम लेकर आई ये आदेश्वर के अंदर, जिसमें आपका ये था कि सीमेंट की लेन बनाई जाएगी बढ़िया, है ना, प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी होगी, मतलब पानी वानी नहीं पड़ेगा, प्रॉपर चौपाल बनाएंगे आपके लिए बैठने के लिए, उसके बाद रोड वगैरह को भी लिंक करेंगे। तो 29 करोड़ का पैकेज लेकर आए। कोई दूसरे काम भी कराएगा कि हम स्कूल बनाएंगे, आंगनबाड़ी सेंटर बनाएंगे, समझ रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए टॉयलेट्स बनाएंगे। और सेंटर ने कुछ और भी चीजें ले, है ना, कि कुछ एक्ट्स में भी लाए कि फॉरेस्ट एक्ट 2008 में यहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसे करे, अच्छे एक्शंस लेकर आए। डिस्प्लेसमेंट
RNR रिहैबिलिटेशन वाली पॉलिसी होती है ना, वो यहाँ पे जो है अच्छी लेकर आए, लाइवलीहुड नरेगा के अंदर, है ना, ये वगैरह। तो लोग भी, उनको भी लगा कि हाँ सरकार तो हमारे लिए कम कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, तो नक्सलिज्म इसमें दब गया, क्योंकि नक्सलिज्म का मेन मुद्दा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा होगा तो नक्सलिस्ट अपने आप ही जो है वो परेशान हो जाएंगे, तो ये हुआ। उसके बाद ये बड़ा फेमस ऑपरेशन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड मॉडल। तो अब देखिए आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा करा था, है ना, ग्रे हाउंड के दो जो ग्रे हाउंड था उसमें बहुत अच्छा नक्सल फाइटिंग से इन्होंने, नक्सल फोर्सेस से लड़ा इन्होंने, और मेन काम इनसे यही लड़ना था। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा बहुत अच्छा, जो है इनकी जो नक्सलिस्ट थे इन्होंने काफी सरेंडर भी करा, और इन्होंने भी मतलब काफी अच्छा ऑपरेशन रहा, मॉडल सक्सेसफुल हो गया कि सारे जो नक्सलिस्ट लीडर्स थे अब वो क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश को छोड़ छोड़ के भागे। और कोशिश इन्होंने आंध्र प्रदेश से भाग के करने की कोशिश की कि जो आसपास के स्टेट्स है उसमें छुप जाए। देखिए ये दिक्कत का बहुत बड़ा कारण भी है कि आसपास के स्टेट्स में लोग जाके छुप जाते हैं, वो स्टेट्स में इनको मना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो छुपे थे वो उड़ीसा भाग गए थे, कुछ छत्तीसगढ़ भागे थे, कुछ महाराष्ट्र भाग गए थे, तो वो स्टेट्स भी इनको मना नहीं कर रहे थे, कहीं थी आओ राजा, इस वजह से ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब आंध्र प्रदेश की जो मॉडल था इसके कुछ आपको बातें बताना चाहूंगी कि प्रॉपर सरेंडर, इफेक्टिव सरेंडर और रिहैबिलिटेशन इसके अंदर पॉलिसी हुई। कल्चर ऑफ पॉलिसी लीडर, पुलिस लीडरशिप का कल्चर था इसके अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप काफी करा गया था। अच्छी सी जो आसपास की लोकल टेरेन है, जो वहाँ की जो भाई ऊबड़ खाबड़ रोडें हैं, सड़कें हैं, उसी में तो लोग छुपते हैं ना रात में, क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है वहाँ के इलाकों की। तो इसकी नॉलेज इन लोगों ने काफी अच्छी गेन करी कि भाई हम भी कहीं जरूरत पड़े तो ऐसे कर सके। फिर ग्रास रूट इन्वॉल्वमेंट इन एंटी नक्सल ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे जनता को बेसिक लेवल पे चीजों को भी इन्वॉल्व करा गया, लोग को भी इन्वॉल्व करा गया इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में। पुलिस ने काफी अच्छा काम करा, इंटेलिजेंस हो, कोऑर्डिनेशन, असेसमेंट काफी अच्छा हुआ, कोई अच्छी क्वालिटी का था, और लोकल इंटेलिजेंस पे बेस्ड था ये ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें थी तो हमने जानी। इसके अंदर देखिए कुछ इश्यूज आखिरकार क्या आते हैं, इश्यूज क्या होते हैं इसकी ये समझते हैं। तो देखिए पहला जो है वो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट टू नक्सलिज्म। समझिए इतना ज्यादा ये नक्सलिस्ट जो होते हैं ना, भड़का देते हैं सोसाइटी को, है ना, कि हमें आम जनता के लिए करना है चीजें, हमें ह्यूमन राइट के लिए लड़ना है, हमें ट्राइबल राइट के लिए लड़ना है। तो यहाँ पे लोग काफी इनका साथ देने लग जाते हैं। और ये इतनी बुराई करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, सरकार की, कि देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस मार रही हैं। अब समझो यहाँ एक ट्राइबल का फैमिली है, ये आए, इन्होंने ट्राइबल को भड़काया, यहाँ का एक जवान लड़का इनके साथ मिल गया जाके, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने को तो पता नहीं किस कौन अच्छा है कौन बुरा, उन्होंने मान लीजिए गलत इंसान को मारा, ठीक है, कि भाई नक्सलिस्ट को मारा उन्होंने, तो ये आएंगे और भड़काएंगे इसकी फैमिली को कि देखो तुम्हारे लड़के को मार डाला, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे बड़ी ज्यादा जो है गलत है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को दिखाते हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है, ठीक है। तो ये सब वजह है, और बहुत बुरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को मार भी देते हैं, पॉलिटिशियंस को मार देते हैं, आम जनता को मार देते हैं। तो इससे क्या लग रहा है, ये दो मुंह है ना, ये बहुत ही ज्यादा खराब लोग हैं। इनको समझना चाहिए कि आप वायलेंटली कोई काम नहीं कर सकते हो, वायलेंटली आप कुछ भी कर रहे हो तो आप डेमोक्रेसी को आप खराब कर रहे हो, है ना, कि आप क्या कर रहे हो। तो डिस्टर्बिंग है, बट वायलेंट एजिटेशन करते हैं, और ये सिटीजन भी अब चाहते हैं कि हाँ मैं दुख दूर करने का यही एक तरीका है, उनको समझाते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या भाई नक्सल्स को आंख बंद करके सपोर्ट करने से अच्छा है ये सारे इंटेलेक्चुअल जो है इनको नक्सल्स को ऐसे इंकरेज करें कि आप इलेक्शन को फाइट करो, है ना, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी को ज्वाइन करो। आप देखोगे किस तरीके से भाई हम सरकार से अपना हक मान सकते हैं, ऐसे ऐसे हथियारों से थोड़ी कुछ होगा। तो अब ये भी एक दिक्कत है। तो सपोर्ट करने का, लड़ाई दंगे को सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे नक्सल्स को जो है वो अपोज करने की जरूरत है कि भैया आप जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं अंडर डेवलपमेंट एरियाज में, आप उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हार्ड मत करो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आने दो और डेवलपमेंट के लिए डिमांड करो। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना बच्चों की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU का इशू था, ये भी जो है इसी से ही था। कैंडिडेट्स जो है इनको भी यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप ऐसा कुछ इसको लेके कुछ भी देते हो, अपना जो आंसर लिखोगे मेंस का, तो प्लीज एक बैलेंस अप्रोच चलिएगा, क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है UPSC के जो आंसर्स होते हैं उनमें हमेशा बैलेंस अप्रोच लेके चलिएगा, एक तरफ कभी ना झुकिएगा, कभी भी डिसएडवांटेज या एडवांटेज किसी चीज के मत बोलिएगा, किसी भी तरफ फॉर या अगेंस्ट मत बोलिएगा, एक न्यूट्रल अप्रोच हमेशा ही कंक्लूजन में आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ इन्होंने भी बताया है, और UPSC के आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे टॉपर्स भी बताते हैं। खैर नेक्स्ट इशू है व्हाट वाज सल्वा जुदुम एंड व्हाई इट फेल्ड। ठीक है, सल्वा जुदुम क्या था, क्यों ये फेल हो गया, समझिए। सल्वा जुदुम एक मूवमेंट शुरू हुआ था बस्तर के अंदर।
बस्तर एरिया आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना। और ये माना जा रहा था कि ये एक बहुत बड़े लेवल का मास मूवमेंट था, जो कि नक्सलिस्ट जो भी एट्रोसिटीज करते हैं, जो भी जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ यहाँ पे एक मूवमेंट ही शुरू हुआ था। इसका मतलब होता है कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, है ना, इसका मतलब होता है। और इसने भी काफी ज्यादा लोगों को जो है वो काफी एकदम आग पकड़ ली थी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो गए थे, नक्सलिस्ट से परेशान हो गए थे। अरे वो भी तो समझ रहे हैं ना कि यार तुम जबरदस्ती के लिए, अब रोड बन रही है तुम तोड़े दे रहे हो, फिर कह रहे हो हाय हाय सरकार रोड नहीं बना रही। तो बहुत परेशान हो गए थे, इनके खिलाफ एक मूवमेंट इसलिए चलाया गया। और एडमिनिस्ट्रेशन इसने क्लेम करा कि ये सिर्फ छोटा छोटा था, शांति से हो रहा था, है ना, और जो है अपनी मर्जी से था, है ना, वॉलंटरी था, वॉलंटरी केस था पब्लिक अपराइजिंग का अगेंस्ट द मॉइस मूवमेंट। वो अपनी मर्जी से खुद ही इन मॉइस मूवमेंट, इन नक्सली के खिलाफ खड़े हुई थी। अब नक्सली देखिए कभी भी नहीं चाहते थे, कभी नहीं चाहते थे कि जो सलवा जुदूम मूवमेंट है ये बस्तर में ये सक्सेसफुल हो, क्योंकि देखो अगर ऐसा हो जाएगा, है ना, तो इनके लिए बहुत दिक्कत है। और ये ऑलरेडी भगा दिए गए थे ग्रे हाउंड फोर्सेस के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, है ना। बस्तर जो थी इसकी बहुत बड़ा कि भाई अगर बस्तर में भी इनका हटाया जाएगा तो ये भी बहुत दिक्कत है। तो इन्होंने खुद की यहाँ पे पीपल गवर्नमेंट को यहाँ पे एस्टैब्लिश करा। और कहाँ पे करा ये समझिएगा, दंडकरिया जोन में। दंडकरिया जोन क्या है, ये सबसे ज्यादा एकदम पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे कुछ 5 स्टेट का एक पिछड़ा इलाका है। एक आती है इसमें छत्तीसगढ़, दूसरी आती है आपकी उड़ीसा, तीसरी आती है आंध्र प्रदेश, चौथी आती है मध्य प्रदेश और 5वीं आती है महाराष्ट्र। तो ऐसा कुछ यहाँ का एरिया है। तो इन्होंने यहाँ पे खुद को लेकर आए और इन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश करी चीजें। अब ये एरिया था, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रैटेजी और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी नक्सलिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकदम घेर के कोशिश करते थे कि अपना बेस बना ले, सब कुछ कर ले। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आए जिससे ये सलवा जो मूवमेंट चल रहा था उसको हम कैसे ही बंद कर सकते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि इनके खिलाफ था। पहला तो ये कि जो लीडरशिप इस मूवमेंट की थी वो वॉज ब्रांडेड एंटी पीपल एंड सम की लीडर्स वर एग्जीक्यूटेड। इन्होंने ये दिखाया कि जो मूवमेंट सलवा जुदूम चल रहा है ये लोगों के हित में नहीं है, एंटी पीपल इसका लीडर है। और ये जो है बहुत सारे लीडर्स को इन्होंने एग्जीक्यूट भी करा। दूसरी बात, ये पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी थी वो नक्सलिस्ट के फेवर में थी। इसने वो ये ऑर्डर कर ये दिखा रहे थे कि जो है देखो सलवा जुदूम मूवमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, बेकार है और सिर्फ दिखावा है। अब जल्द ही क्या हुआ कि इस मूवमेंट को बहुत सारे अकाउंट्स पे डिस्क्रेडिट करने लग गए। तो ये बात शो करती है कि जो प्रॉक्सी पुलिस मूवमेंट था और जो पुलिस थी, इट वाज शोन दैट इट वाज प्रॉक्सी पुलिस मूवमेंट एंड द पुलिस वाज रिक्रूटिंग चाइल्ड फोर्सिबली। इन्होंने ये दिखाना शुरू करा कि जो ये है ये पुलिस का एक मूवमेंट है और ये पुलिस जो है वो लोगों को जबरदस्ती के लिए फोर्सिबली जो है वो रिक्रूट कर रही है अपने में। ये माना जाता है कि 2006 की बात है, 2006 की बात है, करीब 100 से ज्यादा विलेजर्स जो है वो इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट में। उनको मार दिया गया नक्सलिस्ट के द्वारा, समझ रहे हैं, 100 से ज्यादा विलेजर्स को मार दिया गया। और फाइनली 2013 में एक सीनियर कांग्रेस के लीडर जिनका नाम महेंद्र कर्मा था, उन्होंने भी मूवमेंट को सपोर्ट करा था, उनको भी बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था इन नक्सलिस्ट के द्वारा। ये कितने खतरनाक है आप समझ रहे हैं। काफी अचंभे की बात है कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उस समय, है ना, और इंटेलेक्चुअल सपोर्टर थे जो उस समय नक्सलिस्ट के, वो इन लोगों को मारने पे काफी चुप रहे। कोई सपोर्ट फॉर्म नहीं दिया गया इस प्रोपेगेंडा को। और सलवा जुदूम मूवमेंट जो था वो एक तरीके से बेकार ही हुआ। तो कोई सोल्यूशन तो कोई निकला नहीं, बल्कि सलवा जुदूम की वजह से और दिक्कतें आ गई, है ना। और दिक्कतें आ गई, उसने जो सॉल्व नहीं करा उससे ज्यादा उसने दिक्कतें बढ़ा दी। वायलेंस के लेवल और बढ़ते गए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और होता गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में क्या करा कि ये सलवा जुदूम मूवमेंट को आखिरकार बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, लोगों को प्रोटेक्ट करने की, लोगों को जो है हमें बचा के रखने की जिम्मेदारी जो है वो इंडिया स्टेट की होती है। तो स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं छोड़ सकती है और कि भाई जनता को ही जो है हथियार दे दे कि लो भाई तुम ही मारो, है ना, अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए लड़ो। तो ऐसा नहीं कर सकती है। स्टेट उनको प्रोवाइड करे और वो अपने लिए क्या लड़ रहे हैं ये सब तो गलत हो रहा है, इससे तो और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो इस मूवमेंट को, सलवा जुदूम मूवमेंट को बैन कर दिया गया। और तीसरा और आखिरी इशू इसके अंदर यह आता है, शुड आर्मी बी डिप्लॉयड अगेंस्ट नक्सल। नक्सल के अगेंस्ट क्या आर्मी को हमें डिप्लॉय करना चाहिए, आर्मी को वहां तैनात करना चाहिए। तो देखिए आर्मी काफी अच्छी ट्रेंड होती है किसी भी कंट्री की, हमारी एनिमी कंट्री से लड़ने के लिए आर्मी काफी अच्छी ट्रेन होती है। लेकिन खुद के लोगों से लड़ाई करने का काम नहीं है हमारी आर्मी का, दूसरी कंट्री से लड़ने का काम है। ठीक है,
आर्मी बल्कि हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, ना कि उनको मारने के लिए। तो काफी डिफिकल्ट होगा आर्मी के लिए कि वो कैसे समझे कि कौन नादान, कौन इनोसेंट इंसान है और कौन इतना भयानक लेवल का नक्सलिस्ट है, समझ रहे हो। और आर्मी को हम इन्वॉल्व करेंगे, देखो आर्मी एक नेशनल प्राइड है। एक आर्मी जो हमारी है वो एक कह सकते हो कि वो एक नेशन की प्राइड है हमारी। तो भाई इसको कैसे ही आप इन्वॉल्व कर दोगे। समझो कि आर्मी की इमेज ना खराब हो और पुलिस ही लड़े, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस लड़े। आर्मी ट्रेंड है तो ऐसी ही ट्रेनिंग पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी प्रोवाइड करी जाए और एक कंप्लीट आर्म सोल्यूशन। इसका नक्सलिज्म का कोई आंसर नहीं है, शुरुआत से यहाँ बताया गया है। और ये एक बहुत ही, आपको सीधा एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अच्छा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर ऐसे एरियाज की ग्रोथ होगी तो अपने आप ही लोग ऐसे नहीं खड़े होंगे। तो आर्मी को वहां डिप्लॉय करना, वहां तैनात करना कोई एडवाइसेबल नहीं है नक्सल्स के खिलाफ। इनको मत लेकर आए। और एयर सपोर्ट जो आर्मी से है ना, ये आप ले सकते हो, है ना। एयर स्ट्राइक करने के लिए नहीं, बट यहाँ प्रॉपर सप्लाई हो चीजों की, खाने की, मेडिकल लीड वगैरह की, इसलिए। क्योंकि नेशनल लेवल पे चीजें अगर आप गड़बड़ सड़बड़ करने लग जाओगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होने लग जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को आप फेसबुक पे सिर्फ आइस के नाम से पेज लाइक करके देख सकते हैं। बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म के। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे काम में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप प्लीज अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।